नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बीए पार्ट 3 की एक बुक है। उसका टॉपिक है हमारा, उसका चैप्टर है। चैप्टर का नाम है विद्यार्थियों स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण। चैप्टर संख्या 5 है और इसमें जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक का नाम है स्वतंत्र व्यापार और दूसरा है विद्यार्थी इसमें संरक्षण व्यापार या नीति। तो स्वतंत्र व्यापार क्या है और संरक्षण नीति क्या है, इसके बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले जो 2 वीडियो, एक वीडियो बन चुका है, आप उन वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि उसमें इस चैप्टर का आधार दिया गया है। स्वतंत्र व्यापार नीति क्या है, संरक्षण व्यापार नीति क्या है, उसमें पहले से ही बताया गया है। एक बार फिर से मैं एक छोटे रूप में स्वतंत्र व्यापार नीति क्या और संरक्षण व्यापार नीति क्या है, इसके बारे में बता देता हूँ। स्वतंत्र व्यापार नीति का तात्पर्य विद्यार्थी ये होता है कि विश्व के जो देश हैं, विश्व में जो विभिन्न देश हैं, वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार कर सकते हैं, अर्थात आयात और निर्यात कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यापार होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होती, जिसमें किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती, जिसमें विदेशी वस्तु और स्वदेशी वस्तु दोनों को एक प्रकार से समझा जाता है और एक प्रकार से उनका व्यापार किया जाता है, तो ऐसी व्यापार नीति जो होगी वो स्वतंत्र व्यापार नीति कहलाएगी। दूसरी विद्यार्थियों, हमारे पास संरक्षण व्यापार नीति। यह नीति जो है स्वतंत्र व्यापार नीति से थोड़ी अलग है। संरक्षण व्यापार नीति के अंतर्गत हम अपने देश के उद्योगों के विकास के लिए, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाहर से जो वस्तुओं का आयात करते हैं, उस आयात को कुछ कठिन कर देते हैं, ताकि हम बाहर से आयात कम से कम करवा सकें। अगर बाहर से अगर आयात कम हो रहा है तो यहाँ के जो उद्योग हैं उनका विकास होगा, यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। जब यहाँ के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो विभिन्न जो कंपनियां, संस्थान हैं, उनको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा भारत देश है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। और इकोनॉमिक की दृष्टि से देखा जाए तो इकोनॉमिक दृष्टि भी मजबूत हो जाएगा। तो देखते हैं कि संरक्षण नीति जो है वो हमने समझ तो लिया कि संरक्षण नीति क्या है। किसी देश की औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना, उसको आत्मनिर्भर बनाना, आयातों को कम करना, निर्यात को थोड़ा बढ़ा देना, ताकि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकें। तो इसकी विधियां कौन कौन सी है, इस विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो देखेंगे यहाँ पर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण, हमारा जो चैप्टर का नाम है विद्यार्थियों, को ऊपर बोर्ड पे लिखा गया है स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण। पाठ संख्या है 5। इसमें जो हम आज के जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक इधर लिखे गए हैं स्वतंत्र व्यापार, और दूसरा टॉपिक है विद्यार्थियों संरक्षण नीति। यहाँ पे लिखा हुआ है बीए पार्ट 3 और यहाँ लिखा हुआ है आज की डेट लिखी हुई है विद्यार्थियों। और इस जगह जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है संरक्षण की विधियां, अर्थात हम किस प्रकार से अपने व्यापार को, अपने देश के विभिन्न उद्योगों का संरक्षण कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, उनका विकास कैसे कर सकते हैं, इनकी विधियां यहाँ पर लिखी हुई है। तो कुल मिला के इसकी 11 विधियां हैं। हम एक एक विधि को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसकी पहली विधि है विद्यार्थियों आयात प्रशुल्क। आप सबने सुना होगा आयात प्रशुल्क, तो ध्यान रखेंगे आयात प्रशुल्क का तात्पर्य होता है
जब हम विदेश से किन्हीं वस्तुओं का आयात करते हैं तो उन्हें प्रशुल्क देना होता है, उन्हें शुल्क देना होता है। अब वो शुल्क देंगे कैसे, किस मात्रा में देंगे या मूल्य के अनुसार देंगे? वो जो कर होगा, वो कर जो होगा वो कहलाता है आयात प्रशुल्क। इसमें कर भी दो प्रकार के हैं। इन विभिन्न करों के लिए सारणी बना रखी है, उस सारणी के अनुसार ही हमें आयात की गई वस्तुओं पर कर देना होता है। अगर आप मात्रा के अनुसार, वस्तु की मात्रा के अनुसार कर देते हो तो वो कहलाता है परिणाम कर। विद्यार्थी ध्यान रखना, आयात प्रशुल्क में सारणी बनी हुई की तो सारणी के अनुसार हमें कर देना होता है। दूसरा ये है कि आप अगर मात्रा के अनुसार अगर कर देते हो, आयात प्रशुल्क मात्रा के अनुसार चुकाते हो तो उसे हम कहेंगे परिणाम कर। और अगर हम मूल्य अनुसार आयात प्रशुल्क देते हैं तो वो कहलाता है मूल्य अनुसार कर। तो यहाँ पर आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी। पहला ये कि आयात प्रशुल्क में सारणी दी होगी, सारणी के अकॉर्डिंग हमें कर देना है, आयात पर कर देना है। और सारणी के साथ साथ हमें परिणाम कर, मात्रा के अनुसार कर चुकाते हो। वस्तु की मात्रा अगर आप मंगा रहे हो बाहर से और मात्रा के अनुसार अगर कर चुकाते हो तो वो कहलाएगा परिणाम कर। और वस्तु के मूल्य के अनुसार अगर हम आयात प्रशुल्क चुकाते हैं या देते हैं तो वो कहलाता है मूल्य अनुसार कर। दूसरा विद्यार्थियों, आयात कोटा। आयात कोटा के अंतर्गत हमारी सरकार जो है वो आयात करने की सीमा फिक्स कर देती है कि हमें एक महीने में केवल इतनी वस्तुओं का आयात करना है, वो कहलाता है आयात कोटा। तो आयात कोटा अगर हमने फिक्स कर लिया है, हमने आयात कोटे को ये कर दिया कि हम 500 किलो से ज़्यादा सामग्री विदेश से नहीं मंगा सकते, तो अब हम रोज की 500 किलो से ज़्यादा सामग्री विदेश से नहीं मंगा सकते, ये हमारी सरकार ने फिक्स कर लिया है। अब इससे होगा क्या, आयात अगर कम हो रहा है तो यहाँ के भारत के जो उद्योग हैं, जो कंपनियां हैं, उनको मांग के अनुसार प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ के उद्योग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उनका विकास हो जाएगा। इसलिए आयात कोटा की नीति जो है वो इसलिए अपनाई जाती है ताकि हमारे यहाँ के जो उद्योग है उनको संरक्षण प्राप्त हो सके, उनका विकास हो सके। तीसरा विद्यार्थियों, वैधानिक निषेध। तो वैधानिक निषेध के अंतर्गत कई प्रकार के व्यापार ऐसे होते हैं जिनको निषेध किए गए हैं, जिनको रोक दिया जाता है। तो ऐसे व्यापार जो उनको कहेंगे वैधानिक निषेध। चतुर्थ विद्यार्थी, चौथा पॉइंट है इसका लाइसेंस प्रणाली। ये बहुत ही बढ़िया प्रणाली है विद्यार्थियों। लाइसेंस प्रणाली जो है इसके अंतर्गत आयात और निर्यात करने के लिए लाइसेंस लेने होते हैं, अर्थात वही व्यक्ति आयात और निर्यात कर सकता है जिससे सरकार ने लाइसेंस दिया, सरकार ने इसको लाइसेंस प्रदान कर रखे। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है और उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो आयात निर्यात नहीं कर सकता। अब जब वो आयात नहीं कर सकता तो वस्तुओं की डिमांड यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ के उद्योग अधिक प्रोडक्शन करेंगे और आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इस प्रकार की संरक्षण नीति जो होगी वो लाइसेंस प्रणाली कहलाती है। पांचवें विद्यार्थियों, सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान के अंतर्गत स्थानीय व्यापार को या किसी देश के स्वयं का जो सेल्फ व्यापार होगा, उद्योग जो होंगे, उनके विकास के लिए सरकार जो है विभिन्न चुनिंदा जो संस्थान होती है, व्यापारिक संस्थान होती है, उन्हें अनुदान देती है और उनको करों में छूट देती है। उन्हें सस्ती ब्याज दर पर लोन दिलवाती है ताकि वो अपने व्यापार को आगे ले जा सके, उसमें वृद्धि कर सके, उसका विस्तार कर सके, जिससे भारत देश की जो वस्तुओं की जो मांग है वो भारत देश में बनने वाली विभिन्न वस्तुओं से ही पूरी की जा सके। इससे होगा क्या, इससे भारत देश के जो संसाधन जो है वो भारत में रहेंगे, भारत देश की मुद्रा भारत में ही रहेगी।
इस प्रकार से हम व्यापार करके अपने देश के जो विभिन्न उद्योग है उनको संरक्षण दे सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। छठा विद्यार्थी हमारे पास भेद मूलक परिवहन दरें। भेद मूलक परिवहन दरों के अंतर्गत देखिए विद्यार्थी, एक बार 11 पॉइंट है। ये 11 पॉइंट हमें क्या इंगित कर रहे हैं? हमें सबके सब 11 पॉइंट ये बता रहे हैं कि बाहर से आने वाले जो आयात है उसको हमें कम करना है और भारत के विभिन्न उद्योगों को हमें आगे ले जाना है, उनका विकास करना है, उनका प्रोडक्शन बढ़वाना है, ताकि उन सभी उद्योगों को संरक्षण मिल सके, उनकी रक्षा की जा सके, उनका विकास किया जा सके, आर्थिक दृष्टि से वो मजबूत हो सके। तो 11 पॉइंट जब पढ़ोगे तो हर पॉइंट आयात को कमजोर करता है और भारत में जो विभिन्न उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित करता है। छठा पॉइंट है भेद मूलक परिवहन दरें। भेद मूलक परिवहन दरें का तात्पर्य विद्यार्थी ये होता है कि आयात पे जो हम किन्हीं वस्तुओं का आयात कर रहे हैं उनमें ऊंची दर से जो है परिवहन दरें ली जाती है, किराया लिया जाता है। अब ऊंची दर से हम किराया ले रहे हैं तो वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है, वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है तो उसकी कीमतें और ऊंची हो जाती है। अगर किसी वस्तु की कीमतें अगर बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। इससे होगा क्या? अगर किसी वस्तु की मांग कम हो गई है, किसी वस्तु की मांग अगर देखिए यहाँ पर कोई वस्तु जो पहले 10 रुपए की आ रही थी, अब किराया बढ़ने से अर्थात 2 रुपए का अतिरिक्त किराया हमने लगा दिया है, अब वो वस्तु 12 रुपए की आ रही है, 2 रुपए बढ़ाने पर 12 रुपए की वस्तु आ रही है। अगर वो वस्तु 12 रुपए की आ रही है तो प्रत्येक व्यक्ति अब इस वस्तु को नहीं खरीदेगा। उनमें से अगर पहले 100 व्यक्ति खरीद लेते तो अब हो सकता है 50 व्यक्ति इसको खरीदे। अब डिमांड का 100 वस्तुओं की, अब आ रही है 50 वस्तुएं, तो अब यहाँ की जो लोकल जो उद्योग होंगे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ताकि इन बचे हुए 50 लोग जो हैं उनकी मांग को पूरा किया जा सके। तो ये संभव कब हुआ? जब हमने भेद मूलक अर्थात बाहर से आने वाली जो वस्तुएं जो होती है उन पर किराया हमने ज्यादा बढ़ा दिया है, ये तब संभव हो पाया। 7वां पॉइंट है विद्यार्थी हमारा विदेशी माल का बहिष्कार। कई प्रकार की देशभक्ति संस्थान जो होती है, कई प्रकार के संगठन होते हैं, कई प्रकार के भारतीय व्यापारिक संगठन होते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से विदेशी माल का बहिष्कार करने के लिए कहते रहते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं तथा विभिन्न लोगों से आग्रह करते हैं कि आप विदेशी माल को मत खरीदिए, इससे हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है, हमारे देश की मुद्रा किसी दूसरे देश में चली जाती है। तो इस प्रकार से विदेशी माल का विरोध किया जाता है, उसका बहिष्कार किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है आयात वस्तुओं की मात्रा में कमी आ जाती है और स्वदेशी वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे किसी देश का जो है उद्योग जो है उसका आर्थिक विकास स्वतः ही होने लगता है। राजकीय व्यापार। राजकीय व्यापार के अंतर्गत कई प्रकार के जो उद्योग होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, वो सरकार अपने हाथ में ले लेती है। जब सरकार विभिन्न व्यापार को अपने हाथ में ले लेती है तो आयात में वो स्वतः ही कमी कर देता है या आयात करने की जो विभिन्न नियमावली होती है उस नियम को कठोर कर देते हैं, जिससे कि आयात कम हो जाता है। इस प्रकार से सरकार भी हमारे यहाँ के उद्योग धंधों के विकास के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आयात की जो नीतियाँ जो होती है उन्हें कठोर करके राजकीय व्यापार करवा देती है। अगला है अवमूल्यन। अवमूल्यन का तात्पर्य होता है अपने देश की मुद्रा को गिरा देना। जब अपने देश की मुद्रा को हम गिरा देंगे तो हमें ज़्यादा पे करने पड़ेंगे तो बाहर से किसी वस्तु को मंगाते हैं। अर्थात हमने मान लो कि हमने 50% हमारे रुपए के मूल्य को गिरा दिया है,
इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो चीज़ 10 रुपये की आ रही थी, अब उसके लिए हमें 15 रुपये देने पड़ेंगे। जब आप 15 रुपये दे रहे हो, उदाहरण के मान लो 15 रुपये दे रहे हैं, तो पहले एक वस्तु जो बाहर से आ रही थी वो 10 रुपये मिल रही थी, अब 15 रुपये में मिल रही है, तो हम इसे खरीदेंगे नहीं, क्योंकि 15 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, हम उसको छोड़ देंगे। अब इससे क्या होगा कि देश में कोई वस्तु बना रहा है और वो वस्तु में 12 रुपये की ही मिल रही है, तो 12 रुपये की वस्तु खरीदेंगे। ये कब हुआ विद्यार्थी? जब मूल्य का अवमूल्यन कर दिया, मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है, तब ये जाके हुआ है। अगला विद्यार्थी हमारे पास विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण जब सरकारें किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती है, तो एक देश विभिन्न देशों से वस्तु का विनिमय करते हैं। जब वो वस्तु का विनिमय करते हैं, तो यहां पर हम जिन वस्तुओं को मंगा रहे हैं, जिस देश से मंगा रहे हैं, उन्हीं की मुद्रा में हमें पेमेंट करना होता है, उनको पैसे उन्हीं की मुद्रा में देने होते हैं। परंतु सरकार ने विनिमय पर ही नियंत्रण कर लिया है, अर्थात विदेश से आने वाली जो मुद्रा है उसके नियमों में कोई कठोरता ला दी गई है। वो उस कठोरता के कारण इस देश में उस देश की मुद्रा में कमी आ जाएगी, जिससे कि व्यापारी जो है उसे पेमेंट नहीं कर पाएगा। अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, पैसे नहीं दे पा रहा है, तो वो माल को जो आयात है स्वतः ही कम हो जाएगा, जिससे स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा मिल जाएगा। आगे देखते विद्यार्थियों, सीमा कर नियमावली। जब एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में किसी प्रकार की वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, तो वहां पर हमें शुल्क देना होता है। कई प्रकार की जो फॉर्मेलिटी होती है उनको पूरा करना होता है। अगर इन नियमावली को अगर कठोर कर दिया जाए, अगर उन नियमों को कठोर कर दिया जाए, तो एक सीमा से दूसरी सीमा में जिन वस्तुओं का व्यापार हो रहा है, तो वो आयात का जो व्यापार होगा वो स्वतः ही कंट्रोल हो जाएगा, स्वतः ही कम हो जाएगा। क्योंकि सभी नियमों को पूरा करना सभी प्रकार की कंपनियों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ कंपनियां उसे कर लेगी, कुछ कंपनियां नहीं कर पाएगी। तो जिन्होंने कर लिया है वो तो आयात करवा लेगी, और जो नहीं कर पाए हैं वो आयात नहीं करवा पाएंगे, जिससे आयात कम हो जाएगा और स्वदेशी जो कंपनियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण नीति का। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, जो हमने पहले वीडियो बनाया था वो वीडियो अवश्य पढ़ लें, अवश्य देख लें। ठीक है, धन्यवाद।